हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका और हमारे इस खूबसूरत चैनल एडू मित्रा पे। मैं आपका पवित्र मोहन सर आपके लिए एक बार फिर से क्लास 9 सीबीएसई मोशन की दूसरी नंबर लेक्चर लेके आ चुका हूं। बच्चों, आपको पहले लेक्चर में मैंने फिजिक्स का एक इंट्रो दिया था, एक फील दिया था, क्योंकि आप क्लास 8 से 9 पहली बार जो है स्पेसिफिकली किसी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ने आ रहे थे, तो मैं सोचा पहला वीडियो जो है आपको एक इंट्रो दे दूं, एक थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि फिजिक्स होती क्या है। तो आपका जो एक्चुअल चैप्टर है बुक में मोशन का, वो आज मैं शुरू करने जा रहा हूं। हालांकि मैं आपको जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि आप पहला वीडियो देख के दूसरा वीडियो देखने आए, ताकि एक कंटिन्यूटी बनी रहे, एक फ्लो बना रहे, आपको चीजें रिलेट करने में आसानी हो। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे चैप्टर मोशन के। तो बच्चों, जब आप ये शब्द सुनते हैं मोशन, ये वर्ड मोशन, मोशन एक्चुअल में होता क्या है? मेरे हाथ ये घूम रहे हैं, ये डस्टर गिर रहा है, ये क्या हो रहा है? अब बोलोगे सर कुछ चीज गिर रही है, ठीक है, गिर रही तो ठीक है, लेकिन हम एक्चुअल में बोलते कब है कि कोई चीज मोशन में है। आप बोलोगे सर कुछ मूवमेंट ही हो रहा, मैं बोलूंगा मूवमेंट हो रहा है, लेकिन कुछ और भी तो बदल रहा है। जैसे मेरा हाथ यहां से यहां गिरा, ये चौक यहां से यहां गिरा, तो उसको ऊपर से नीचे आने में क्या कुछ टाइम लगा बच्चों? टाइम तो ऑब्वियसली लगा होगा। टाइम यहाँ पे मान लीजिए कुछ 0 सेकंड में शुरू हुआ, यहाँ पे आके कुछ 1 सेकंड लगा। तो हम लोग कब बोलते हैं कोई चीज मोशन में है? वो फेनोमेना जहां पे किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन तो बदल ही रही है, चौक ऊपर से नीचे आ ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ में क्या चीज है जो बदल रही है? टाइम बदल रहा है। तो चलिए एक छोटा सा प्यारा सा इसका मैं आपको सबसे पहले डेफिनेशन लिख देता हूं। इट इज द फेनोमेनन ऑफ क्या? चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू किसके? विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। बच्चों, मैं यहां एक टाइम के साथ एक और आपका स्लैश लगा रहा हूं, ऑब्जर्वर। अब ये ऑब्जर्वर मैंने क्यों लिखा है ये आपको मैं एक बताता हूं, ठीक है। पहले सिंपल सा डेफिनेशन, फेनोमेनन ऑफ चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। चौक ऊपर से नीचे आया, इसकी पोजीशन बदली विथ रिस्पेक्ट टू किसके? टाइम के, समय के। अभी मैंने यहाँ पे ऑब्जर्वर शब्द क्यों लिखा, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आप बस में ट्रैवल करते हैं, बस के अंदर बैठते हैं, आपके सामने आपके पापा मम्मी दोस्त कोई भी बैठे रहते हैं। आप दोनों एक दूसरे को कैसे देखते हैं कि दोनों रेस्ट में है? आप आपस में बात भी कर लेते हैं, कुछ खाना भी एक्सचेंज कर लेते हैं, कंडक्टर से टिकट बनवाना वो भी बना लेते हैं। लेकिन मान लीजिए मैं हूं जो बस स्टैंड पे खड़ा हूं, मैं आप दोनों को बाहर से खिड़की से देख रहा हूं, मुझे तो आप दोनों मोशन में दिख रहे हैं। अब आप बताइए, आप रेस्ट में है या मोशन में है? कैसे आप डिफाइन कीजिएगा अपने आप को? अगर मेरे पर्सपेक्टिव में देखें तो आप दोनों मोशन में हैं, लेकिन आप दोनों जब आप एक दूसरे को देख रहे हैं बस के अंदर, तो आप दोनों को लग रहा है रेस्ट में है, क्योंकि नॉर्मली आप जो भी काम करना चाहे कर सकते हैं। तो एक्चुअली में बच्चों, अगर मैं यूनिवर्सली बताऊं तो यूनिवर्सली फिजिक्स में हम बोलते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट ना तो यूनिवर्सली रेस्ट में होती है ना ही मोशन में होती है। ये तो देखने वाले के नजरिए पे डिपेंड करता है, आप किस रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देख रहे हैं। तो इस ऑब्जर्वर शब्द का इसलिए मैंने यूज किया। इससे रिलेटेड जो एक टॉपिक है मैं वो वहां पे बता देता हूं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बच्चों, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस वही होता है, जैसे बच्चों मैंने ये ले लिया एक नंबर लाइन, ठीक है, मैंने बोल दिया यहां कोई नंबर है 10। अब आप बोलोगे 10 ये कहां पर है सर? ये मुझसे 10 है, आपसे 10 है, किससे 10 है? तो बच्चों नंबर लाइन में आप क्या जीरो डिफाइन करते हो कि नहीं करते हो? आप जीरो डिफाइन करते हो, फिर आप जीरो के बोलते हो, जीरो के राइट साइड जो भी चीजें हैं उनको सर हम पॉजिटिव ले लेते हैं, 1 2 3 4। जीरो के जो इस तरफ है, जो लेफ्ट साइड पे है, उनको हम नेगेटिव में लेते हैं। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपने लिया कैसे? आपने जीरो को एज ए रेफरेंस लिया, आपने जीरो को माना एज ए रेफरेंस। आपने बोला कि जीरो के जो राइट तरफ है उनको हम पॉजिटिव बोलेंगे, जीरो के जो लेफ्ट तरफ है उनको नेगेटिव बोलेंगे। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का भी यही खेल है कि ये एक फिक्स्ड पॉइंट है जिसको हम मोशन को इजीली डिस्क्राइब करने के लिए लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं इसका डेफिनेशन लिखता हूं बच्चों। इट इज अ फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है, इट इज a fixed point considered
सो दैट, ठीक है, सो दैट मोशन कैन बी डिस्क्राइब्ड इजीली। हम मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं। अब बोलिएगा सर फिक्स्ड पॉइंट कंसिडर करते हैं, कहाँ कहाँ हम फिक्स्ड पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं? अब बोलोगे सर जैसे आपका कोई ग्राफ है, ग्राफ में कितने एक्सेस है? एक एक्सेस एक्स है, एक वाई है। तो मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक और ग्राफ बना लिया और यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट ले लिया, तो इसके हिसाब से मैंने ले लिया, मान लीजिए ये 0 हो गया, 1 हो गया, ये 2 हो गया, लेकिन इसके हिसाब से तो ये 10 है। तो ये ऑब्जेक्ट क्या बोलेगा कि 2 सेंटीमीटर दूरी पे या 10 सेंटीमीटर दूरी पे है? ये आपको बच्चों डिसाइड करेगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आप इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इसको देख रहे हैं या आप इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इसको देख रहे हैं। जैसे बच्चों आप सनग्लास पहनते हैं, किसी ने मान लीजिए पीली कलर की सनग्लास पहनी हुई है, किसी ने ब्लैक कलर की पहनी हुई है, तो काले वाले को सब काला काला दिख रहा है, पीले वाले को सब पीला पीला दिख रहा है, लेकिन चीज तो बाहर तो एक ही है। तो बदल क्या गया? चश्मा। तो आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो एक चश्मे की तरह ही काम करता है। ये चीज ना 2 सेंटीमीटर दूर है ना 10 सेंटीमीटर दूर है, किससे आप नाप रहे हैं ये मैटर करता है कि यहां से नाप रहे हैं तो 2 सेंटीमीटर दूर है और यहां से नाप रहे हैं तो 10 सेंटीमीटर दूर है। तो मोशन को भी हम लोग डिफाइन करने के लिए एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जरूरत होती है। ऑल्दो आपके क्लास 9th में हम सिर्फ बोल देते हैं कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर कोई ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदल रही है तो वो मोशन में है, लेकिन आप अगर डीपर लेवल हायर लेवल की जानकारी रखना चाहते हैं तो आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिफाइन करना पड़ेगा। तो बच्चों आप अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसिडर कर रहे हैं तो आप खुद सोचिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप कहां कहां पर डिफाइन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे आपका ये जो प्लेन लिया, इसमें कितने एक्सेस है? एक एक्स है, एक वाई है, तो एक क्या है? ये एक 2D प्लेन है। हम इसको एक 1D में भी ले सकते हैं। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट ऐसे ही मोशन कर रही है, एक ही लाइन में, एक ही डायरेक्शन में, सिर्फ एक्स डायरेक्शन में, तो इसको हम लोग 1D बोल देते हैं। और कोई ऑब्जेक्ट 3D में है, स्पेस में है, जैसे ये ऑब्जेक्ट इस कमरे को अगर एक स्पेस ले, खुली स्पेस ले, खुली जगह ले, तो ये एक स्पेस के किसी पॉइंट पे है, तो इसको डिफाइन करने हमको 3 चीजें चाहिए होती है, एक्स वाई और जेड, तीनों एक्सेस, तो इसको हम 3D बोलते हैं। तो आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये 1D में भी डिफाइन होता है, 2D में भी होता है, 3D में भी होता है। ये आपको मैंने आपको 2D का एग्जांपल दे दिया, 3D का ये चौक हो गया। 1D में कोई भी अगर ऑब्जेक्ट सीधी लाइन पर मोशन कर रहा है, एक ही डायरेक्शन में कर रहा है, तो उसको हम 1D बोलेंगे। चलिए इतना जल्दी से नोट कर ले बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए मिटाते हैं। मुझे सिर्फ बच्चों आपको फिजिक्स पढ़ानी नहीं है, फिजिक्स की तरफ आपका जो इंटरेस्ट है, जो आपके अंदर जो जिज्ञासा है वो जगानी है। फिजिक्स तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आपका इंटरेस्ट जगना चाहिए, फिर आपको फिजिक्स से भी प्यार हो जाएगा। अभी आपको प्यार सिर्फ सीता, गीता, रीता इनसे हुआ है, कभी फिजिक्स को प्यार करके देखिए। चलिए तो बच्चों मैंने आपको बोला मोशन क्या होता है। मोशन अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अपनी पोजीशन बदले तो हम उसको मोशन में बोलते हैं। अब रेस्ट क्या होता है, रेस्ट क्या होता है वो भी देख लेते हैं। रेस्ट, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे? जैसे ये चौक है, ये हाथ मेरा हाथ पे यूं का यूं ही रखा हुआ है, तो अब इसमें फर्क क्या है? इस चौक में और इस चौक में फर्क क्या है? अब बोला सर ये चौक कहीं घूम नहीं रही है, अपनी जगह पे अटी हुई है, मतलब जहां पे है वहां पे ही है। तो रेस्ट पे हम किसी ऑब्जेक्ट को कब बोलते हैं? जब कोई ऑब्जेक्ट क्या है, अपनी पोजीशन नहीं बदलती, डजंट चेंज इट्स क्या पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू किसके? टाइम के। जबकि मोशन में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है अपनी पोजीशन को बदलती है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है। अब बच्चों मोशन को डिफाइन करने के लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं। मैंने आपको पिछली क्लास में स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में एक इंट्रो दे दिया था। स्केलर वो चीजें होती है जो सिर्फ मैग्नीट्यूड से, नंबर के वैल्यू से डिफाइन होती है, लेकिन वेक्टर वो चीजें होती हैं जिनको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। तो उन जैसे 2 क्वांटिटीज को मैं आपको लेता हूं और दोनों को अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है। एक है बच्चों आपका डिस्टेंस और दूसरा है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है।
नाम सुनने में सेम सेम लग रहे हैं लेकिन बच्चों है नहीं, ठीक है। तो बच्चों डिस्टेंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ये हम जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये यहां से यहां गई, यहां से यहां गई, यहां से यहां गई, यहां से यहां गई, तो डिस्टेंस हम वो बोलते हैं जितना लेंथ एक बॉडी ने एक्चुअल में कवर किया। तो ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या है, इज द टोटल एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, ठीक है। जबकि बच्चों आपका जो डिस्प्लेसमेंट होता है, इसको मैं आगे आपको एग्जांपल से भी अच्छे से समझाऊंगा, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, ठीक है। इज द शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है किसके, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के। आपको एक एग्जांपल से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ठीक है बच्चों। तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप किसी पॉइंट पे यहां पे रुके हैं, मान लीजिए ए से आपने मुड़ा ऐसे, आप गए ऐसे, आप गए ऐसे, आप गए ऐसे, आप गए ऐसे, और यहां पे पहुंचे किसी पॉइंट बी पे, ठीक है। तो बच्चों मैं जो डिस्टेंस आपका डिफाइन करूंगा, मान लीजिए यहां पे कुछ और पॉइंट ले देता हूं, सी डी ई एफ जी। अब मान लीजिए सारी दूरी 2-2 मीटर है, ये भी 2 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 है। तो बच्चों जब मैं आपका डिस्टेंस बोल रहा हूं, डिस्टेंस क्या होता है, बॉडी ने जितने भी एक्चुअल पाथ कवर किए हुए हैं उनका सम होता है। जैसे ए से सी कितना गया, 2 मीटर, सी से डी कितना गया, 2 मीटर। इसी तरह बी से जितने भी पॉइंट्स इन्होंने ए से क्रॉस किए, उन सबको अगर हम जोड़ दे, जितना पाथ कवर किया बस उसी को जोड़ दे, तो वो आता है आपका डिस्टेंस। जैसे 1 2 3 4 5 6, तो 6 बार 2-2 मीटर यहाँ पे डिस्टेंस कवर हुआ, तो यहाँ पे आपका डिस्टेंस जो है वो 12 मीटर हो जाएगा। लेकिन बच्चों डिस्प्लेसमेंट आपका जो होता है, डिस्प्लेसमेंट को आपको फर्क नहीं पड़ता कि आपने पाथ क्या लिया हुआ है। डिस्प्लेसमेंट तो खाली क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ए और बी को आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से कैसे नापेंगे, आप अगर सीधी एक लाइन खींच दे ए और बी के, आपको ये यूं 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 घूमने की जरूरत नहीं है। आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए हमेशा सीधी लाइन लेनी होती है, स्ट्रेट लाइन। तो ये बच्चों ये डिस्टेंस आपका हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यह हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। मान लीजिए आपका 5 मीटर है, तो यहाँ पे हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर। तो डिस्टेंस क्या है, आपने जितने भी यहां से यहां पहुंचने के लिए, आप भले सीधे आ जाए या इतना घूम के आए, जितना भी आपने डिस्टेंस टोटल कवर किया वो डिस्टेंस होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, आपके शुरू जहां से हुए और जहां तक आप पहुंचे उसके बीच की सबसे कम दूरी। जैसे आप गूगल मैप में जाते हैं, आप वहां पे जो देखते हैं तो गूगल के आपको देता है शॉर्टेस्ट रूट देता है, आपको सबसे कम रास्ता कहां से जाना होता है, तो वो आपको क्या दे रहा है, एक्चुअल में आपको डिस्प्लेसमेंट दे रहा होता है। वहां से आप अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी समझ सकते हैं। आप मान लीजिए आप अपने घर पे, घर से आपको किसी होटल को जाना है, तो आप पहले होटल सर्च कर लेते हैं, मान लीजिए होटल XYZ है, लेकिन वहां पे आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट भी देना होता है जहां पे आप अपना करंट लोकेशन डालते हैं। तो आपको करंट लोकेशन क्या है, वो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस का काम करता है, और गूगल आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देता है। जैसे बोल देता है किसी एरिया में ट्रैफिक ज्यादा है तो आप दूसरा रूट ले ले, शॉर्ट रूट ले ले, तो आपको क्या है, एक्चुअल में डिस्टेंस तो बता रहा है लेकिन आपको डिस्प्लेसमेंट बता रहा है। क्यों, क्योंकि आपको वो डायरेक्शन भी दिखाता है, ठीक है। तो यहां से बच्चों एक और चीज है, आपका जो डिस्टेंस क्या है, ये होता है आपका स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। और आपका जो, ये पहले मैं मिटा देता हूं, डिस्प्लेसमेंट जो होता है ये होता है आपका वेक्टर क्वांटिटी। अब आपको पिछले क्लास में बच्चों मैंने बताया था कि स्केलर और वेक्टर में फर्क क्या होता है। स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको सिर्फ किससे लेना देना होता है, मैग्नीट्यूड से, जिनके पास क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होते हैं, यानी कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, एक नंबर होती है। लेकिन वही वेक्टर क्वांटिटीज के पास क्या होती है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ उनके पास
डायरेक्शन भी होती है। अब हम डिस्टेंस को मैग्नीट्यूड स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर क्वांटिटी क्यों बोलते हैं, चलिए एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए एक बार एक और फिर से मैं यहाँ पे ले लूँ कोई एक पॉइंट ए, ठीक है। ए से मान लीजिए आप कोई पॉइंट गए बी, और बी से मान लीजिए कोई पॉइंट गए सी, ठीक है। मान लीजिए ए और बी के बीच दूरी कितनी है, 3 मीटर है, और बी और सी के बीच में दूरी कितनी है, 4 मीटर है, ठीक है। मैं यहाँ पे 2 केस ले रहा हूँ, ये केस 1 है, ए से बी 3 किलोमीटर के, फिर बी से सी सीधे 4 मीटर के, ठीक है, मीटर। अब दूसरा केस देख लीजिए, फिर से मैंने एक पॉइंट ए ले लिया, ए से आप 3 मीटर यहाँ पे गए बी की तरफ, अब यहां से आप सीधे जाने के बजाय मान लीजिए नीचे आ गए, यहाँ पे आ गए सी 4 मीटर। चलिए दोनों केस के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं। पहले मैं डिस्प्लेसमेंट ले रहा हूँ, डी से मैं डिस्प्लेसमेंट ले रहा हूँ, ठीक है। इस केस में बच्चों डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस मैंने क्या बोला आपको, एक्चुअल पाथ कितना कवर किया, तो ए से बी 3 मीटर और बी से सी 4 मीटर, तो टोटल कितना हो गया 3 + 4 7 मीटर, ठीक है। इस केस में भी डिस्टेंस पहले मेजर कर लेते हैं, ए से बी 3 मीटर, फिर बी से सी 4 मीटर, तो यहाँ पे हो गया 7 मीटर। लेकिन अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट को बच्चों हम लोग एस से नोट करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है। डिस्टेंस को आप या तो स्मॉल डी या कैपिटल डी जो भी ले लें, और डिस्प्लेसमेंट को एस से, ठीक है। एस एक वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इसलिए उसके ऊपर से एक एरो देते हैं। आपके जितने भी वेक्टर क्वांटिटीज होती है उनको डिनोट ऐसे किया जाता है। और डिस्प्लेसमेंट क्यों है वेक्टर क्वांटिटी, यहाँ सुनिए। तो यहाँ पे हमने देख लिया दोनों केस में आपका जो डिस्टेंस है वो कितना है 7 मीटर है, और डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। डिस्प्लेसमेंट बच्चों इस केस में कितना होगा, आप बोलोगे सर ए और सी तो सीधी लाइन पे है, तो यहाँ का डिस्प्लेसमेंट भी 7 मीटर ही होगा, क्योंकि यही आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अब सोचिए ए और सी के बीच सीधी लाइन के अलावा क्या और कोई शॉर्टेस्ट रूट है, और कोई इससे छोटा ही रास्ता है, नहीं है। अब दूसरे केस में देखते हैं। अब दूसरे केस में पार्टिकल ए से बी से गया, ए से बी तक गया, लेकिन बी से सीधे नहीं गया, नीचे चला गया, तो ए और सी के बीच सबसे शॉर्टेस्ट रूट क्या है, तो मैंने आपको बताया शॉर्टेस्ट रूट हमेशा स्ट्रेट पाथ होता है। तो मैं यहां से अगर ए और सी को यहां से यूं ज्वाइन कर दूं, तो बच्चों ये आपको क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, जहां का ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है। तो आपने पाइथागोरन ट्रिपलेट पढ़ा होगा, 3 4 और किसका ट्रिपलेट बनता है, 5 का, 5 मीटर का। चाहे तो आप पाइथागोरस थ्योरम से भी इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आपका बन गया बच्चों 5 मीटर। तो आपने देखा कि एक बॉडी ए से बी गई, बी से सी गई, दोनों केस में 3 मीटर 4 मीटर ही ट्रेवल की, और दोनों केस में डिस्टेंस जो है सेम आया, यहाँ भी 7 मीटर आया, यहाँ भी 7 मीटर आया। लेकिन मैंने जब इसका डायरेक्शन बदला, बी से नीचे आया, तो डायरेक्शन के बदलने पे कौन सी क्वांटिटी पे इफेक्ट आया, क्या डिस्टेंस पे आया? तो बच्चों यूनिट दोनों की हमने देख ली, इसकी मीटर होती है और बड़ी यूनिट किलोमीटर होती है, और इसके भी ये है। तो बच्चों एक और जो है चीज दोनों के बीच होती है, आपका डिस्टेंस जो है ये 0 हो सकता है, और 0 या फिर ये पॉजिटिव हो सकता है, जबकि आपका जो क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट है, ये आपका 0 भी हो सकता है, ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, या आपका नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। मैं आपको एक एक एग्जांपल दे देता हूँ। डिस्टेंस 0 कब होगा, मान लीजिए कोई पार्टिकल है यहाँ पे, ठीक है, ए पॉइंट पे, इसने कोई डिस्टेंस कवर ही नहीं किया, तो उस केस में क्या होगा, इसका डिस्टेंस 0 होगा। डिस्प्लेसमेंट उस केस में 0 होगा क्योंकि कोई डिस्टेंस कवर ही नहीं हुआ। और डिस्टेंस इसके अलावा क्या, डिस्टेंस पार्टिकल कहीं भी जाए, कुछ डिस्टेंस कवर तो हो रहा है, ठीक है, तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में रहेगा। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट वाले केस पे। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होता है, ऑब्वियसली पॉजिटिव होता है, क्योंकि ए से बी डिस्टेंस अगर ट्रैवल हुआ है, तो ए से बी यहाँ पे आया, तो ये आपका हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब जो थर्ड केस है, आप पूछेगा सर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कब होगा। अब यहाँ पे असली खेला आता है वेक्टर क्वांटिटीज का, कि वेक्टर क्वांटिटीज नेगेटिव भी हो सकते हैं। चलिए आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे कोई आराम से अपना पॉइंट ए है, आप पॉइंट ए से पॉइंट बी पे गए, ठीक है। मान लीजिए पॉइंट ए से पॉइंट बी पे गए, मान लीजिए आप एक लड़की के पीछे पॉइंट ए से ए बी चले गए, मान लीजिए यहाँ पे आप 10 मीटर चले गए, लेकिन जब तक आप ए से बी पहुंचे, आपको उससे ज्यादा खूबसूरत लड़की यहाँ पे दिख गई,
तो आप ए से बी गए, लेकिन बी से आप यहाँ पे सी पे आ गए, मान लीजिए 15 मीटर हो गए, तो इस केस में आपका मैं डिस्प्लेसमेंट निकालता हूँ। ठीक है, पहले तो आपकी कंप्लेन जाएगी घर को। तो इस केस में अगर मैं डिस्टेंस बताऊं तो डिस्टेंस ऑब्वियसली पॉजिटिव है। डिस्टेंस कितने हो गए, टोटल लेंथ कितनी कवर की, यहाँ पे 10, यहाँ पे 15, तो टोटल कितने हो गई, 25 मीटर हो गए। लेकिन इस केस में आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बच्चों? डिस्प्लेसमेंट का पहले डेफिनेशन क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो पहले आपका इनिशियल पॉइंट क्या था, ए, और आप पहुंचे कहां पे हो, सी पे हो। तो आप अगर इस केस में आप इस तरह भी ट्रैवल करते तो आपका डिस्प्लेसमेंट निकाला जा सकता था पॉजिटिव में। लेकिन ए से आप अपने इनिशियल पॉइंट से यहाँ पे पीछे आए हैं, पीछे आप कितना आए हैं, इतना 10 है, इतना 15 है, मतलब ए और सी के बीच दूरी कितनी है, 5 मीटर है। लेकिन ये 5 मीटर क्या पॉजिटिव की तरफ है? नहीं, आप पीछे आ गए, अपने इनिशियल पॉइंट से पीछे आ गए, तो इस केस में आपका डिस्प्लेसमेंट जो है नेगेटिव आएगा। इसलिए हम कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटीज की खूबी यही होती है, ये जीरो भी होती है, पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। पॉज कर। तो बच्चों ये रहा आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की कहानी। एक जल्दी से आपको एक रिकैप दे देता हूँ। डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ जितना पार्टिकल ने कवर किया। डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट दूरी। ये क्या होता है, डिस्टेंस एक डायरेक्शन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। डायरेक्शन इंडिपेंडेंट क्या मतलब, मैग्नीट्यूड है सिर्फ, डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, यानी कि एक स्केलर क्वांटिटी है। जबकि हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। दोनों की यूनिट से मीटर और किलोमीटर में नापी जाती है। डिस्टेंस क्या है, जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो भी होता है, पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। तो चलिए बच्चों जल्दी से नोट कर लें, इसके बाद चलते हैं खूबसूरत से न्यूमेरिकल की तरफ। चलिए स्क्रीनशॉट ले लें या चाहे तो नोट कर लें। चलिए बच्चों फिजिक्स को आप टुकड़ों में पढ़ें, थोड़ा थोड़ा। लड्डू देख के पूरा मुंह में डाल देंगे तो दिक्कत आ जाएगा, थोड़ा थोड़ा ले। चलिए होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। आप देखते हैं एक खूबसूरत सा न्यूमेरिकल को। चलिए चलिए तो पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं। ए फार्मर, ठीक है, ए फार्मर मूव्स इन बाउंड्री ऑफ स्क्वायर ऑफ ईच साइड कितनी है स्क्वायर की, 10 मीटर की है। ठीक है, ही टेक्स, ठीक है, कितना टाइम लेता है, 40 सेकेंड टू कवर 1 राउंड। ठीक है, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप पूरा लिख ले, सवाल लिख रहे हैं तो 40 सेकेंड में 1 राउंड जाता है। What will be his magnitude of displacement at 2 मिनट, ठीक है, 2 मिनट 20 सेकेंड्स। तो बच्चों सवाल क्या है, फार्मर एक किसान है जो एक अपने स्क्वायर के बाउंड्री में घूम रहा है। ठीक है, तो पहले एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, एक स्क्वायर है, ठीक है, हमको एक स्क्वायर दी गई है जिसकी क्या है, ईच साइड ऑफ 10 मीटर, हर साइड क्या है यहाँ की 10 मीटर की है। ये 10 मीटर, ये भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर। ठीक है, मैं नाम देता हूँ, मान लीजिए ये है A, B, C और D।
तो ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन को हमेशा डायग्राम से सॉल्व करने की कोशिश करें, तब आपको न्यूमेरिकल जो है आसान लगेंगे। ठीक है, तो फॉरवर्ड मूव्स इस साइड में। इसके बाद क्या कहा गया, ही टेक्स 40 सेकंड्स टू कवर 1 राउंड। तो इस पॉइंट ए से बी से सी से डी और डी से ई, तो एक चक्कर लगाने के इस क्या बोलते हैं बाउंड्री के किसान को कितना टाइम लगता है, 40 सेकंड लगता है। और पूछा आपको क्या गया है कि 2 मिनट 20 सेकंड बाद इसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है। तो चलिए इसका जो आपको सिंपलेस्ट सॉल्यूशन है मैं आपको दे देता हूं। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन में पहले क्या दिया गया है, इस पॉइंट को पकड़िए, इसी से आपका आंसर आ जाएगा। आपको क्या बोला गया है कि 40 सेकंड में एक राउंड मारता है। ठीक है, और एक राउंड का मतलब क्या हुआ, ये आप स्क्वायर का जो है पेरीमीटर है या बाउंड्री पे इतना जा रहा है 10 10 10 10, आप चारों को जोड़ दीजिए 10 10 10 10, कितना हो गया, ये आपका आ गया 40 मीटर। तो एक राउंड जब मारता है तो 40 मीटर जाता है, तो एक राउंड मारने के लिए 40 सेकंड लगते हैं। आपको कितने टाइम के बाद निकालना है, आपको 2 मिनट 20 सेकंड के बाद निकालना है। तो पहले इसको कन्वर्ट कर लीजिए सेकंड के। ठीक है, तो 2 मिनट और 20 सेकंड। तो बच्चों 2 मिनट क्या, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 2 × 60 और प्लस में ये 20, तो 60 दूने 120, 120 + 20, ये कितने हो गया आपका 140 सेकंड्स। तो आपको जो डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड निकालनी है वो 140 सेकंड बाद निकालनी है। तो बच्चों अगर 40 सेकंड में एक राउंड है तो मुझे कोई बताएगा कि 80 सेकंड में कितने राउंड हो गए। बोलोगे सर 80 सेकंड में 2 राउंड हो गए। ठीक है, अगर 80 सेकंड में 2 राउंड है तो फिर 120 सेकंड में कितने राउंड होंगे। अब बोलोगे सर 3 राउंड होंगे। समझ में आ रहा है आपको। अब बचे कितने, 120 सेकंड में क्या हो गया, अब यहां तक पहुंच गए, अब 2 मिनट कवर कर दिए। अब आपको और 20 सेकंड निकालना है। अगले 20 सेकंड में बच्चों कितना कवर करेगा। अब यहां से सोचिए 40 सेकंड में 40 मीटर। ठीक है, यहां तक आपका पहुंच चुका है, तो आपको 20 सेकंड में निकालना है। तो 20 सेकंड में कितना पहुंचेगा, आपका आधा राउंड ही तो पहुंचेगा। अगर 40 राउंड में ये पूरा राउंड कवर कर रहा है तो आधा सेकंड में 20 सेकंड में यहाँ ए से सी ही तो पहुंचेगा। तो आपको ए और सी की जो डिस्प्लेसमेंट है वो निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू। तो ए और सी के बीच सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है। आप बोलोगे सर ऐसे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, सीधी लाइन ड्रॉ कर दी। अब इसका आपको मैग्नीट्यूड निकालना है। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, ये आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, 2 साइड आपको दी हुई है। तो बच्चों यहाँ पे जो है आपका AC होगा, AC का स्क्वायर किसके स्क्वायर बराबर होगा, AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। दोनों आपका 10 10 दिया हुआ है, यानी कि 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, यानी क्या हो गया, AC स्क्वायर बराबर आ गया आपके 200। तो AC जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो आ गया √200। √200 का अगर आप से फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 10√2 मीटर। बच्चों आपको सिंप्लीफाई कैसे करना है, अगर रूट में है सिंपली आप इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लीजिए। 200 के क्या आएंगे, ये 100 गुना, फिर ये क्या आएंगे 50 गुना, फिर ये 25, 25 को 5 × 5। तो अगर आप रूट के अंदर रखेंगे तो ये 2 और 2 एक बार आ जाएगा 2, ये 5 और 5 एक बार आ जाएगा बाहर, तो 5 × 10, और जो बचा उसको हम रूट में लिख लेते। तो यह हो गया 10√2 मीटर। तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो होगा 10√2 मीटर। तो बच्चों आज हमने यही देखा कि मोशन क्या होता है, मोशन रेस्ट में क्या होता है, हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में पढ़ा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर और स्केलर कैसे होते हैं वो पढ़ा। फिर मैंने आपको ये जो न्यूमेरिकल है आपके NCERT से ही दिया है, और आई होप आपने चीजें समझी होंगी, आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। तो आते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहें और मुस्कुराते रहें।